हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 का लास्ट सेक्शन का है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमने थोड़ा सा स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। बहुत शॉर्ट था जिसको मैंने सिर्फ ब्रीफ में बताया था। अब डिटेल में कंप्लीट किया आपको समझाऊंगा। नोट्स आप पहले जाके से बनाना, जिसने लास्ट लेक्चर तक बना लिए थे वो ठीक है, लेकिन सब में बहुत कम स्टूडेंट का हुआ था, इसलिए इस लेक्चर के बाद ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आपको सभी नोट कंप्लीट करके अगले 2 से 3 दिन में सबमिट करवाने हैं। आज सबमिट करवाने जरूरी है, ठीक है? तो सभी कंप्लीट करेंगे। ये बायो का लास्ट चैप्टर का जब आप कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारा बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट हुआ है, ध्यान रखना। यूट्यूब वीडियो से हमने पढ़ाई की है, इसलिए ज़्यादा आपने गेन किया नहीं है। तो आप गेन करने के लिए क्या होगा, रिवीजन हर एक चैप्टर के हम 50-50 क्वेश्चन करेंगे। और जो एनटीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए अलग से वीडियो और भी बनेगी, क्योंकि उनके सिलेबस में आरपीएससी का भी कंटेंट होता है, ठीक है? तो उनके लिए तो आज वीडियोज आएंगे। बाकी सभी सेक्शन के लिए सिलेबस कंप्लीट हुआ है, सिर्फ आपका लर्निंग वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 मैं क्वेश्चन के हेल्प से आपके करवाऊंगा, ठीक है? किसी भी टॉपिक को एक बार पढ़ लेना और समझ लेना एक अलग बात है, और उसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लेना एक अलग बात है, क्योंकि पढ़ के और समझ के आप 1 से 2 मिनट में भूल जाएंगे। लेकिन अगर उस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप बार बार उस टॉपिक को रिपीट करेंगे, खुद की लैंग्वेज में बनाकर लिखेंगे, तब वो आपके लिए यूजफुल होगा और लॉन्ग टाइम के लिए आपको लर्न करेंगे, ठीक है? तो इस चैप्टर को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। जो मैंने पहले पढ़ा दिया है वो भी बताऊंगा और आगे का कंटेंट भी एक्सप्लेन करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में। नेचुरल रिसोर्सेज से व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? द रिसोर्सेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है? नेचर का मतलब अपने आसपास प्रेजेंट सोइल, एयर, वाटर, ये सभी नेचर बनाते हैं पूर्व, और उस नेचर के अंदर ही मिलियंस ऑफ टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट जैसे नेचर से भी इंटरेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नेचर में प्रेजेंट रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करते हैं उनको नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज को मेनली 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक है रिन्यूएबल और सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल। डेफिनेशन आपने पहले ही पढ़ा है कि एसएससी में इस तरह के चैप्टर आते हैं। ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो दोबारा से डेवलप हो सकते हैं, जिनको यूज अगेन किया जा सकता है, वो रिन्यूएबल है। और जो दोबारा से क्रिएट नहीं हो सकते, जो एक बार एक्सप्लॉइट होने पर, एक बार खत्म होने पर दोबारा से डेवलप नहीं हो सकते, उनको हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एयर, वाटर, सोलर एनर्जी है, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कोल एंड पेट्रोलियम है, जिनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, ठीक है? 2 कैटेगरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है नीड टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज, व्हाई? अगर वो पूछ ले कि हम नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने की जरूरत है, हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करें, मैनेज कैसे करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि क्यों जरूरत है मैनेज करने की? इसका सिंपल आंसर ये है कि नेचर में ह्यूमन की पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, जिससे रिसोर्सेज की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और उसके कारण नेचुरल रिसोर्सेज पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भले वो कोल एंड वाइल्ड लाइफ हो, भले वो कोल एंड पेट्रोलियम हो, उन नेचुरल रिसोर्सेज के बहुत ज़्यादा यूज से उनका एक्सप्लॉइटेशन होना है। और अगर कोई चीज़ एक्सप्लॉइट होने लग जाती है तो धीरे धीरे वो एंड की तरफ जाती है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज एंड हो जाएंगे तो हमारे लिए इस पर सर्वाइव करने का कोई स्कोप नहीं, कोई चांस नहीं, ठीक है? So why there is a need? Because of increasing human population, because of increasing demand of food and shelter and other resources, because of increase in demand of spices, fruit, wood, everything. So we need to
conserve our natural. Second, if we will not manage our natural resources, their exploitation is increasing day by day, and when exploitation will increase, the stability of ecosystem will be decreased. मतलब अगर धीरे धीरे नेचुरल रिसोर्सेज को इसी स्पीड से हम यूज करते रहेंगे, वो एंड की तरफ आ जाएंगे और एंड की तरफ आ जाएंगे, तो हमारे पास कोई स्कोप नहीं बचेगा कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करें और कैसे इकोसिस्टम को मेंटेन करें। ओके, तो इसलिए जरूरत है नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करने। तो कैसे मैनेज करें, कैसे एनवायरनमेंट को सेव करें। एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए 5 आर है। जो ओल्ड एडिशन है बुक का उनमें 3 आर दिए हुए हैं, न्यू एडिशन के अंदर 5 आर दिए हुए हैं, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रीयूज और रिकवर। ठीक है, तो जिसने प्रीवियस वीडियो ठीक से देखा था उसने ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करने में काफी बहुत अच्छी बात है कि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे से वीडियो को देखते हैं। रिड्यूस नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन को कम करना, रीयूज उसमें प्रेजेंट रिसोर्सेज को दोबारा से यूज करना, रिसाइकल बनने वाले वेस्ट को किसी और फॉर्म में दोबारा से डेवलप कर लेना, रिड्यूस ऐसे प्रोडक्ट जो नेचर के हार्मफुल है, जो नेचर को डैमेज करते हैं, जो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उनके यूज को अवॉइड करना, उनका यूज बंद करना, मना करना। यूज का मतलब होता है मना करना। ठीक है, रिड्यूस, रिड्यूस, रिड्यूस और रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब है कि यूज थिंग को हम किसी डिफरेंट पर्पस के लिए दोबारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, 5 आर है। इन 5 आर के अनुसार हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पहला नेचुरल रिसोर्स जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? इसमें प्लांट और एनिमल दोनों आ गए। और फॉरेस्ट क्या है? नेचुरली अपनी प्लांट, और वाइल्ड लाइफ क्या है? वहां पर प्रेजेंट एनिमल। अगर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ नेचुरल रिसोर्स के तौर पर अवेलेबल है तो हमें उनको मैनेज करने की जरूरत है। क्यों? इसलिए क्योंकि फॉरेस्ट में जो प्लांट हैं से हम हजारों तरह के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। इसकी लिस्ट आपको अलग से बनानी है जब नोट्स बनाएंगे। राइट एनी 10 प्रोडक्ट्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉरेस्ट। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। वो ऑक्सीजन हम रेस्पिरेशन के पर्पज से यूज करते हैं। इसका मतलब हमें जिंदा रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए फॉरेस्ट की जरूरत है। सेकंड, स्पाइसेस, अलग अलग तरह के मसाले मिलते हैं, फ्रूट वेजिटेबल्स मिलते हैं। ठीक है, वुड मिलता है, फर्नीचर के लिए वुड मिलता है, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए वुड मिलता है। जैसे बैम्बू के प्लांट यूज किए जाते हैं झोंपड़ी बनाने के लिए। और टेंडू एक प्लांट होता है, TENDU, टेंडू। टेंडू प्लांट को यूज किया जाता है बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्रीज में। बीड़ी आपने देखी होगी, लास्ट स्टेज पर स्मोकर्स जो होते हैं, लीक होती है टेंडू की और उसके अंदर भरा जाता है टबैको और उसको रैप करके बीड़ी बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज वो सारी फॉरेस्ट पर डिपेंड होती है। तो ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं, इसलिए इनको मैनेज करना बहुत जरूरी है। और वाइल्ड लाइफ, वहां पर रहने वाले एनिमल्स को भी कंजर्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर एक प्लांट, हर एक एनिमल इकोसिस्टम में चलने वाली फूड चेन का कोई पार्ट होते हैं। अगर फूड चेन में से कोई ऑर्गेनिज्म का ग्रुप रिमूव किया जाता है तो वो फूड चेन की स्टेबिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है, और फूड चेन भी अगर डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो इकोसिस्टम भी अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दोनों को कंजर्व करने की जरूरत होती है। समझे? तो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, उनकी लिस्ट आपको अलग से बनानी है नोट्स में।
उसके बाद फॉरेस्ट गाइडलाइन में अगला हेडिंग है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होते हैं? इस तरह से आप ये समझ सकते हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फॉरेस्ट और उसके प्रोडक्ट्स पर डिपेंड करते हैं उनको हम स्टेक होल्डर बोलते हैं। द पीपल विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोडक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट आर कॉल्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर वो होता है जिसको फॉरेस्ट में कोई बेनिफिट है। एक स्कूल के लिए स्टेक होल्डर स्टूडेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, चेयरमैन भी, तो स्कूल के लिए स्टेक होल्डर। उसी तरह 4 टाइप के स्टेक होल्डर फॉरेस्ट के भी होते हैं। पहला ट्राइबल पीपल आर फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के चारों रहने वाले लोग जो कि हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड है, वो फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर। उनको वहाँ पर फ्यूड भी चाहिए, वहाँ पर फ्रूट वेजिटेबल्स भी चाहिए, वहाँ पर एनिमल्स की हंटिंग करते हैं। तो एक तरह से वो अपनी बेसिक नीड डेली नीड के लिए फॉरेस्ट पर डिपेंड है, इसलिए ट्राइबल पीपल स्टेक होल्डर होते हैं। ठीक है। सेकंड इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल मतलब पेपर मेकिंग इंडस्ट्री हो या फिर बीडी मेकिंग इंडस्ट्री हो या फिर जो बैम्बू के प्रोडक्ट बनते हैं उनकी मेकिंग इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं क्योंकि वो गुड तो वही कहलाते हैं, वो भी डिपेंडेंट हुए तो वो भी स्टेक होल्डर होते हैं। थर्ड गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। हर एक फॉरेस्ट का जो पार्ट होता है, नेशनल पार्क हो, जूलॉजिकल पार्क हो, वहाँ पर गवर्नमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं। उनको रिक्रूट और उनको क्यों वहाँ पर रखा जाता है, उसकी टेक केयर। इसका मतलब वो भी फॉरेस्ट पर डिपेंड अपनी नीड्स के लिए, तो वो भी स्टेक होल्डर्स हुए। और एनवायरमेंटल एनसीसीआर, जिनको सोशल वर्कर्स बोलते हैं, जो कि एक्टिविस्ट होते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनका भी कंसर्न फॉरेस्ट में हो गया, इसलिए वो फॉरेस्ट के लिए स्टेक होल्डर्स हो गए। तो स्टेक होल्डर्स के आप एक कंप्लीट लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, समझ गए आप? उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व कैसे करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग के सिविलाइजेशन के बाद से जब ह्यूमन बीइंग पॉपुलेशन बढ़ने लगी है तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो गया था। जैसे जैसे एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता गया, उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई, फॉरेस्ट और वहाँ की वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होने लगी क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेरेंस फॉरेस्ट में था। तो उससे क्या हुआ, उससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस होने के चांसेस हैं, उससे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अगर इस तरह एक्सप्लॉइटेशन चलता रहा तो नियर फ्यूचर में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी। एज द रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पर सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करने की जरूरत है। तो फॉरेस्ट कंजर्व कैसे करें, प्लांटेशन करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन रोकना चाहिए, ये सब नॉर्मल से मेथड से जो अप्लाई करने चाहिए। लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल हमें ऐसे मिलते हैं जहाँ पर ह्यूमन्स ने फॉरेस्ट को बचाने के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। उसके 3 एग्जाम्पल आपको डिटेल में एनसीईआरटी बुक में इसके नोट्स बनाने हैं, मैं एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। गढ़वाल में सिक्को मूवमेंट हुआ था, आपने पढ़ाया पहले ही, जहाँ पर हक द ट्री मूवमेंट चला था, प्लांट को काटने से बचाने के लोगों ने शुरू कर दिया। तो वो हिस्ट्री में एक ऐसा एग्जाम्पल होता है कि हाँ, ह्यूमन सिर्फ एक्सप्लॉइट करने वाले ह्यूमन नहीं है, सिर्फ डैमेज करने वाले ह्यूमन नहीं है, ऐसे ह्यूमन भी हैं जो कि फॉरेस्ट को सेव करने के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। कई लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की। ठीक है। सेकेंड, खेतराली मूवमेंट। खेतराली मूवमेंट राजस्थान का बहुत ही फेमस एक मूवमेंट था। 1731 में राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में एक गांव है खेतराली। उस खेतराली के अंदर स्टेट प्लांट राजस्थान का खेजड़ी का है। उस खेजड़ी के प्लांट को वर्षित किया जाता था और अब भी किया जाता है, उसकी पूजा की जाती है प्लांट की।
क्योंकि वो बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, अगर उसको वर्षित कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको काटने की कोई चीज नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा क्लिनिकल प्लांट वहाँ ग्रो करते हैं क्योंकि ये तो डेजर्ट अडेप्टेशन वाला प्लांट है तो वहाँ पर इजीली ग्रो कर देता है, बहुत सारे प्रोडक्ट देता है उसको। तो वो लोग उसको वर्षित करते हैं। जोधपुर के राजा ने नए महल के लिए जो नया महल बनवाया फर्नीचर डालने के लिए अपने सैनिकों से वहाँ को फॉरेस्ट में से भी काट के लाने के लिए कहा। तो सैनिक चले गए। उन्होंने जब उन प्लांट को काटना कहा तो वहाँ पर लोकल कम्युनिटी थी, बिश्नोई कम्युनिटी। उस बिश्नोई कम्युनिटी के लोगों ने उसको अपोज किया कि हम यहाँ पर नहीं काटने देंगे प्लांट। और वो लेडी जो लीड कर रही थी उसका नाम था अमृता देवी। और उन्होंने प्लांट को पकड़ लिया कि हम इस प्लांट को वर्षित करते हैं, हम इनको नहीं काटने देंगे आपको। सैनिकों का जैसा आदेश था कि बीच में अगर कोई आए तो उसको भी मार देना, लेकिन फर्नीचर के लिए वुड लाना जरूरी है। तो उन्होंने अमृता देवी, बिश्नोई, उनकी 3 बेटियां, उनके अलावा 363 टोटल मिलाकर 363 पीपल मतलब मार भी गए थे। उसके बाद बड़ा आंदोलन हुआ और वहाँ पर उनको खेत रख कुछ प्लांट उन्होंने काटे, बाद में उनको काटना बंद करना पड़ा। तो ये फेमस इंडिया राजस्थान में मूवमेंट हुआ था। ये राजस्थान सरकार अमृता देवी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड देती है हर साल उन लोगों को जिनका नेचर और वाइल्ड लाइफ को बचाने में बहुत ज़्यादा योगदान है। ठीक है, इधर थर्ड है आरावली फॉरेस्ट मूवमेंट। आरावली फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में है, मिदनापुर से। वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने ऐसा एक मूवमेंट चलाया था किस तरह फॉरेस्ट को बचाना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये तीनों मूवमेंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, आपके नोट कैसे बनाने के लिए ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद है वाटर फॉर ऑल। ठीक है, वैसे तो मैंने पिछले वीडियो है इसके बारे में पूरा जिक्र कर दिया था, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके, वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म की खुद की बॉडी में भी 70% से ज़्यादा वाटर है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए वाटर की जरूरत है, क्योंकि जितनी भी टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में, सेल में, टिश्यू में या ऑर्गन चल रही है वो सभी वाटर मीडियम में कंप्लीट हो सकती हैं। विदाउट वाटर मीडियम वो कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए वाटर सर्विलेंस ऑर्गेनिज्म की एसेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, प्लांट को या एनिमल को सर्वाइव करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। वाटर को हमें कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि वाटर का एक्सप्लोरेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही नीचे जाता जा रहा है। तो वाटर के यूजेज में डैम का कंस्ट्रक्शन एक सबसे बड़ा यूज रहता है, जिसमें प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इन रेजिडेंशियल एरिया। तो उसमें इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी आती है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। माइग्रेशन की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पर आसपास रहने वाले बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है। फ्लड के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए डैम का कंस्ट्रक्शन अफोर्ड किया जाता है रेजिडेंशियल एरिया में। वैसे डैम का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड में एग्रीकल्चर के लिए किया जाता है, इरिगेशन के लिए किया जाता है डैम। तो डैम के बारे में पूरे डिटेल में आपको नोट बनाने क्या है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर के कंजर्वेशन के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सेट मैनेजमेंट इसको बोलते हैं। रेन वाटर को लार्ज स्केल पर कलेक्ट करना, उस रेन वाटर से हाइड्रो पावर जनरेट करना या फिर एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन के लिए यूज करना। तो अलग अलग टाइप के वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड एक्सप्लेन है, वो आपको नोट में बनाने हैं, नोट में लिखने हैं। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन इन डिफरेंट स्टेट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि इस स्टेज में वाटर कंजर्वेशन का ये मेथड है। तो आपको ये सब टेबुलर फॉर्मूले बनाना है, ये
टेबल की फॉर्म में बनाइए आप कि ये स्टेट है, उसमें वाटर कंजर्वेशन के लिए ये है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, खड़ी और नदी, ये राजस्थान है, कुल हिमाचल प्रदेश में। इस तरह से स्टेट का नाम और वाटर कंजर्वेशन का जो मेथड है वो आपको एक्सप्लेन करके लिखने हैं। ठीक है, टेबलर फॉर्म में जरूरी है, इसको स्टेट करेंगे। वाटर कंजर्वेशन में डिफरेंट स्टेट के पास कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या? पहली बात तो फॉसिल क्या होता है? फॉसिल हमने पढ़े थे कि चैप्टर में फॉसिल प्लांट, एनिमल या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिमेनिंग पार्ट हैं जो इस अर्थ पर पहले कभी प्रेजेंट हुआ करती थी। ठीक है, और लॉन्ग टाइम में अर्थ क्रस्ट में दबने से जो प्लांट, जो एनिमल के साथ पर हुआ करते थे वो अर्थ क्रस्ट में बरी हो गए, दब गए और उन पर हाई टेम्परेचर की वजह से उनसे बन गए कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम हम अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन करते हैं और उसी कोल एंड पेट्रोलियम का यूज हम करते हैं अलग अलग पर्पज में, कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हो, भले ही हो व्हीकल को रन करने में, अलग अलग टाइप के जो एप्लीकेशन है कोल एंड पेट्रोलियम को सब यूज करते हैं। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम का इनिशियल यूज करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम की बर्निंग से लार्ज अमाउंट ऑफ वोलेटाइल जनरेट होते हैं, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि कोल एंड पेट्रोलियम को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने से धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे फ्यूचर में। इसलिए हमें उनका इनिशियल यूज करना जरूरी है, उनको कंजर्व करना जरूरी है। जहाँ पर ज़रूरत ना हो या कम ज़रूरत हो वहाँ पर इनको यूज नहीं करना है। ठीक है, तो कोल एंड पेट्रोलियम, उनके अकरेंस, उनके एप्लीकेशन, उनका ड्यूरेशन यूज, ये सब करने के बाद आपका ये चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट होता है। आप सभी को नोट्स बनाकर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नोट्स बनाकर अपने 2 से 3 दिन में सबमिट करवाना कंपल्सरी है। ठीक है, सिलेबस ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है, तो हमारा सिलेबस हो गया है कंप्लीट। अब मैंने सबसे पहले भी इस बात पर फोकस किया था कि सिलेबस सिर्फ मेरी तरफ से कंप्लीट हुआ है, आपकी तरफ से सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा तो नोट्स बनाने होंगे, समझने की कोशिश आपने बहुत कम की है, ये आपका ड्रॉबैक है। अब उस ड्रॉबैक को दूर करने का जो काम है वो हमारा है, तो आपके ड्रॉबैक को कैसे दूर करेंगे? हर चैप्टर में जो बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, हर टॉपिक, हर लाइन में से क्वेश्चन बनाकर मैं आपको दूंगा और उनके आंसर को डिस्कस करेंगे, ताकि प्रॉपर रिवीजन आपके चैप्टर का हो पाए। अगर प्रॉपर रिवीजन होगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे बोर्ड में। ठीक है, तब आप ये बात ध्यान रखें कि जो सिलेबस में जो चैप्टर बचे हुए हैं उनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि सिलेबस अगर रिड्यूस हुआ है तो बचे हुए पार्ट में से मार्किंग अपने आप बढ़ गई, मार्क्स अपने आप बढ़ गई, ज़्यादा नंबर आएगा तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाए, इसलिए आपको उनको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, इसके नोट सभी सभी को प्रैक्टिस के लिए किसी भी पब्लिकेशन की एक बुक खरीदना कंपलसरी है, क्योंकि लगभग सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का लगभग तो हो चुका है। ठीक है, इसलिए आप सभी परचेज करेंगे।
टाइमली अपने रिविजन वीडियोस को जरूर देखें, टाइमली अपना जो रिविजन वर्क दिया हुआ है वो जरूर करें। जो स्टूडेंट इन वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से ध्यान से नहीं भी देख पाए वो फिर से देखें। और अब जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन और आंसर को अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपके लिए आगे आने वाले उनके एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सभी को ये एसेंशियली वर्क करना है। तो कुल मिलाकर ये बात है कि चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला पार्ट कुछ रिलेटेड है, बाकी जेनेटिक्स मेंटल वाला पार्ट कंप्लीट है ही। तो ये सारे आपको करने जरूरी है। किस पर कर सकते हैं, इतना टाइम है आपके पास, आप किस पर किसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई डरने की घबराने की जरूरत नहीं है कि लॉकडाउन हो गया हमारी पढ़ाई ऐसे अफेक्ट हुई ऐसे अफेक्ट हुई। अगर फ्यूचर में आपके पास ये एक्सपीरियंस रहेगा तो ये आपकी कमी होगी। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन के बहाने तो आप ये मान लीजिए कि आपको रिविजन का टाइम ज़्यादा ही मिला है, कम नहीं। दूसरी बात, सिलेबस टाइम में कंप्लीट होने के बहुत सारे फायदे होते हैं। आप चाहो जितनी बार रिविजन कर सकते हो, चाहो उस टॉपिक को क्लासेस में डिस्कस कर सकते हो, चाहो उस डाउट को आप क्लियर कर सकते हो ताकि नियर फ्यूचर में होने वाले एग्जाम में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट। जो जो मैंने आपको बताया सबसे ध्यान देकर नोट बनाएं, जहाँ जहाँ नहीं होगा इसको इस तरह से नोट लिखना है, इस तरह से लिखना। ओके।